नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। चीन में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। चीन का बोइंग 737 यात्री विमान क्रैश हो गया है। हादसे के वक्त विमान में कुल 133 यात्री सवार थे। फिलहाल इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली और इसके साथ ही हादसे के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बोइंग 737 विमान गुआंगशी क्षेत्र के वुझोउ शहर के पास ग्रामीण इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी वजह से वहां पहाड़ों में भी आग की लपटें नजर आई हैं। विमान कुनमिंग से ग्वांगझो के लिए निकला था। जानकारी के मुताबिक प्लेन पहाड़ से टकराया, जिसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि MU-5735 प्लेन ने दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में मौजूद कुनमिंग शहर के चंगशुई एयरपोर्ट से 1:15 बजे उड़ान भरी थी। इसे 3 बजे तक ग्वांगझो पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। बचाव दल मौके पर पहुंच गया है, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। आपको बता दें, जो विमान हादसे का शिकार हुआ है वो सिर्फ 6.5 साल पुराना था। जून 2015 में एयरलाइंस ने इसे लिया था। MU-5735 में कुल 162 सीटें थी, जिनमें 12 बिजनेस क्लास और 150 इकोनॉमी क्लास वाली थी। यूक्रेन युद्ध के 25 दिन खत्म हो चुके हैं और रूसी आक्रमण का अब 26वां दिन शुरू हो चुका है। लेकिन एक बार फिर से हुंकार भरते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। हालांकि पिछले 25 दिनों में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। सैकड़ों लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। हजारों लोग अभी भी बंकरों में छिपे हुए हैं और खतरा विश्व युद्ध की तरफ मंडरा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच मारियोपोल नाक की लड़ाई बन गया है। रूस ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया है कि वो मारियोपोल को खाली कर दे, लेकिन यूक्रेन की सेना ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ रूस ने चेताया है कि मारियोपोल में भयानक मानवीय तबाही हो सकती है अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना विनेशचुक ने कहा है कि हथियार डालने या फिर किसी भी समर्पण का कोई सवाल नहीं उठता है। इससे पहले रूस ने मारियोपोल में यूक्रेन की सेना से हथियार डालने का आह्वान किया था। यूक्रेन ने मारियोपोल शहर पर 24 फरवरी के बाद से ही रूस ने सबसे ज्यादा बमबारी की है। यहां करीब 4 लाख लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने, पानी और बिजली की भारी किल्लत है। लोगों को निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर खोले जाने हैं, लेकिन ये बात अब तक अटकी हुई है। यूक्रेन ने कहा कि रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों पर भी भीषण हमले किए जा रहे हैं और मेयर विटाली क्लेट्स्को ने कहा है कि रविवार देर रात कीव के पोडिल जिले में आवासीय घरों और एक खरीदारी क्षेत्र में गोलाबारी हुई है। क्लेट्स्को ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि राजधानी के पोलिड जिले में कई विस्फोट हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रूसी बमबारी में अब तक मारियोपोल में 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। मारियोपोल के थिएटर पर भी पिछले दिनों रूसी बमबारी हुई थी। थिएटर के नीचे करीब 400 लोगों के फंसने की जानकारी सामने आई थी। शहर दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन को जोड़ने वाले पुल की तरह काम करता है। अगर रूस की सेना इस पर कब्जा कर लेती है तो इसे बड़ा फायदा यहां से मिलेगा। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में सरकारी अमले के साथ ही बीजेपी भी जुटी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश से लोगों को बुलाने की तैयारी है। यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्र के साथ ही बीजेपी के संगठनात्मक मंडलों और शक्ति केंद्रों का भी प्रतिनिधित्व दिखेगा। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में 200 से ज्यादा वीवीआईपी के बुलाने की तैयारी हो रही है। इनको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में योगी दूसरी बार शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने वालों की सूची तैयार की जा चुकी है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण को ग्रैंड इवेंट बनाने के लिए लगभग 200 से ज्यादा वीवीआईपी अतिथियों की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, संघ से जुड़े कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण में आने वाले इन 200 मेहमानों की अगवानी को खास बनाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। देश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक भी ली है। पार्टी के स्तर से एक पत्रक भी भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में आने वालों ने अपनी गाड़ियों पर पार्टी का झंडा लगाकर आने के लिए कहा गया है।
सभी आने वालों के लिए आमंत्रण कार्ड या फिर प्रवेश पत्र की व्यवस्था रहेगी, जिसे जिला स्तर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। सभी जिलों के सामाजिक वर्ग के प्रमुख नेताओं के साथ साथ समाज सेवियों, लेखक, साहित्यकार, प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, धार्मिक मठ मंदिरों के साधु संत भी शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में। हर क्षेत्र से 2-2 कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले ही लखनऊ बुलाया गया है। स्टेडियम में करीब 200 वीवीआईपी को ठहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। इसके बाद विधान परिषद और राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के लिए चुने गए। 15 सालों में यह पहली बार हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में एक विधायक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने अपना पहला राज्य का आम चुनाव लड़ा है। चुनावी लड़ाई सीधे तौर पर सत्तारूढ़ भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ विधायिका के ऊपरी सदन से आने वाले चौथे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। प्रचंड जीत के बाद दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी और उसके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की, जिसमें 7 चरणों में चुनाव हुए, पहला 10 फरवरी को और आखिरी 7 मार्च को। भाजपा, जिसने 2017 के चुनाव में अपने दम पर 312 सीटें और सहयोगियों के साथ कुल 225 सीटें जीती थी। 403 सदस्यीय विधानसभा में यह आंकड़ा घटकर 255 रह गई हैं। यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल 5 साल पूरा करके दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहा है। इसीलिए बीजेपी योगी के इस शपथ समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब प्रदेश में सीएम और सरकार के गठन को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा सदन में प्रोटेम स्पीकर को चुन लिया गया है। आपको बता दें, बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। सोमवार को उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में राजभवन में बंशीधर भगत को उत्तराखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। ये परंपरागत है कि जो सदन में सीनियर होता है उसको अन्य विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो तब तक काम करता है जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। आज महामहिम राज्यपाल जी ने इस बात की मुझे शपथ दिलाई है। अब मैं जाके विधानसभा में सभी सदस्यों को शपथ दिलाऊंगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने आज ही 5वीं निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को भी शपथ दिलाई। सबसे पहले महिला विधायकों को शपथ दिलाई गई। पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने सबसे पहले शपथ ली। सविता कपूर, रेखा आर्य, रितु खंडूरी ने भी शपथ ली। विधायकों का शपथ ग्रहण भले ही आज हुआ है, लेकिन विधायकों का कार्यकाल जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद से ही शुरू हो गया था। विधानसभा के पूर्व सचिव जगदीश चंद्र का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद से ही विधायकों का कार्यकाल शुरू हो जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कौन है बंशीधर भगत, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। आपको बता दें, बंशीधर भगत अब तक 7 बार के विधायक बन चुके हैं। साल 1991 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में नैनीताल से विधायक चुने गए थे। फिर 1993 में दूसरी बार और 1996 में तीसरी बार नैनीताल के विधायक बने। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री, पर्वतीय विकास मंत्री, वन राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला था। साल 2000 में राज्य गठन के बाद वो उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2007 में हल्द्वानी विधानसभा सीट से वो चौथी बार विधायक बने। उन्हें वन और परिवहन मंत्री बनाया गया था। इसके बाद 2012 में परिसीमन के बाद काला ढूंगी विधानसभा सीट से उन्होंने फिर से जीत हासिल की। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में छठी जीत दर्ज की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्होंने 7वीं बार एक बार फिर काला ढूंगी से ही जीत दर्ज की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के रेट में इजाफे का असर अब तक रिटेल कस्टमर्स पर तो नहीं पड़ा, लेकिन बल्क यूजर्स को अब एक बड़ा झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बल्क कस्टमर्स के लिए डीजल के दाम में प्रति लीटर 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। हालांकि पेट्रोल पंप पर रिटेल यूजर्स के लिए रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
डीजल के दाम में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में बल्क यूजर्स के लिए डीजल का दाम 115 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि पेट्रोल पंपों पर डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। मुंबई में बल्क यूजर्स को बेचे जा रहे डीजल का दाम बढ़ाकर 122 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि पेट्रोल पंपों पर बिक रहे डीजल का दाम 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बल्क कस्टमर्स के लिए डीजल के दाम में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस ऐलान के बाद अब बड़ी संख्या में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये बल्क कस्टमर्स कौन हैं जिन्हें अब डीजल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। तो आइए आपको बताते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की लिस्ट में बल्क कस्टमर्स कौन होते हैं। आपको बता दें कि भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल खरीदने वाले बल्क कस्टमर्स की श्रेणी में आते हैं। इनमें रक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठान, रेलवे और विभिन्न ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, केमिकल प्लांट और अन्य इंडस्ट्रियल प्लांट इसमें शामिल हैं। इनके अलावा एयरपोर्ट्स, मॉल और अन्य इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान भी बल्क कस्टमर्स की श्रेणी में आते हैं। थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में भले ही वृद्धि हो गई हो, लेकिन आम लोगों को अब भी पुराने रेट पर ही पेट्रोल डीजल मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में इजाफे के बाद भी खुदरा कीमतों में 4 नवंबर से ही कोई बदलाव तेल कंपनियों की तरफ से नहीं किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।